प्रदेश में बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित हो गई है। ऐसे में उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने हमारे संवाददाता अरविंद सिंह पालावत से की खास बातचीत। क्या कुछ कह रहे हैं पूनिया, आइए दिखाते हैं आपको भी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। लंबे समय से इंतजार था कि कब प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी और अब तस्वीर सामने आ चुकी है। 2023 हो या 2024 के चुनाव में जो पदाधिकारी पार्टी की रीति नीति को लेकर आगे बढ़ेंगे, वो तमाम लोगों की सूची यहां पर सामने आ चुकी है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी हैं। पूनिया साहब, किस तरह से इस पूरी कार्यकारिणी को आप देखते हैं, क्योंकि इससे पहले जो कार्यकारिणी थी वो आपके नेतृत्व में बनी थी, अब नई कार्यकारिणी बनी है, किस तरह से दोनों कार्यकारिणी को आप देखते हैं? हमारे यहाँ संगठन में कार्यकर्ता का, कार्यकारिणी का, कार्यालय का, कोष का, इन सब का कार्यक्रमों का महत्व होता है, जिसको 5K हम लोग कहते हैं। और संगठन के जो सत्र है उसका एक समय होता है लगभग 3 वर्ष का, और अध्यक्ष के साथ 3 वर्ष वो कार्यकारिणी काम करती है। तो मेरा कार्यकाल पूरा हुआ, नई टीम को इसमें आना था। हमारे यहाँ संस्था प्रधान है, इंस्टीट्यूशन प्रायोरिटी है, और उस संस्था में सब लोगों को बारी बारी से कोई न कोई उनकी योग्यता क्षमता के हिसाब से काम मिलता है। और इस लिहाज से कुछ पुराने लोग हैं जिनका अपना राजनीतिक अनुभव है, कुछ नए लोग हैं जिनकी ऊर्जा है। तो कुल मिलाकर समन्वित रूप से ये जो नई कार्यकारिणी है, ये पार्टी में मिशन 2023 के लिए 24 के लिए अच्छे से काम करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। पूनिया साहब, नई कार्यकारिणी आई है, अनुभवी के साथ में युवा चेहरे भी इसमें शामिल किए गए हैं। कुछ को प्रमोट किया गया है तो कुछ को कार्यकारिणी से बाहर किया गया है। जिनको कार्यकारिणी से बाहर किया गया है उसका क्या अर्थ माना जाए? क्या वे चुनाव लड़ने के इच्छुक है, विधानसभा की तैयारी करने के इच्छुक हैं, या उनकी कोई परफॉर्मेंस जो है वो खराब थी? ऐसा नहीं होता। राजनीति का काम 365 दिन और 24 घंटे का, खासतौर पर बीजेपी में जिस तरीके से हमारे यहाँ काम की परंपरा है, तो न कोई बाहर होता है न कोई भीतर होता है। हम लोग मिशन के लिए समर्पित होते हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये तो निरंतरता लिए हुए काम है। कई बार कोई व्यक्ति, एक टाइटल जरूर होता है कि इस पद पे है, लेकिन कार्यकर्ता की अपनी अहमियत रहती है। उसकी टाइटल बदल सकता है, भूमिका नहीं बदलती है। भूमिका कार्यकर्ता के नेता के रूप में पार्टी के कामों का विस्तार करना, जनता के बीच में पार्टी की नीतियों को पहुंचाना, ये सब रहता ही है। इसलिए मैं नहीं मानता कि ये चीजें कोई मैटर करती हैं, क्योंकि हमने देखा है शुरू से लेकर, जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी तक, जो पुराने लोग बताते थे, हमने जो सुना था उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, संस्था महत्वपूर्ण है। संस्था के अंदर व्यक्ति की भूमिका समय के हिसाब से बदलती है। पूनिया साहब, नई कार्यकारिणी जब बनती है तो किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है? यदि भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो नई कार्यकारिणी कैसी हो, क्या उसमें कास्ट फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, क्षेत्र के फैक्टर्स को ध्यान में रखता है, किन तमाम चीजों का ध्यान है वो यहाँ पर रखा जाता है? क्योंकि आपसे ज्यादा बखूबी इस चीज को और कोई नहीं बता सकता। देखिए, जब हम लोग ये कहते हैं कि हम सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी उस प्रक्रिया में हैं, तो उसमें इस बात का महत्व है कि एक अच्छी सोशल इंजीनियरिंग हो, सभी वर्गों का उसमें समावेश हो, जो उम्र से लेकर अनुभव तक इसका भी एक संतुलन हो। तो कुल मिलाकर पैरामीटर्स तो यही होते हैं। इसलिए क्योंकि आज पार्टी का परिवार बड़ा है, और इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत हैं, बहुत एम्बिशन है, महत्वाकांक्षाएं हैं कार्यकर्ताओं की, तो सब उस जगह समाहित नहीं हो सकते। मसलन विधानसभा लड़ने की इच्छा हजारों लोगों को होती है, टिकट 200 को मिलती है, तो बाकी को अपनी भूमिका से संतुष्ट होना ही पड़ता है। बीजेपी का ये चरित्र अच्छा है कि कार्यकर्ता समय के हिसाब से अपने आप को समाहित कर लेता, और जो युग धर्म है उसके हिसाब से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। साहब, ये तो सवाल हुए प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों की लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब अमित शाह आए और उन्होंने एक सभा उदयपुर में की, तो उसके बाद में उन्होंने कई सवाल जो है वो अपने ट्विटर हैंडल पर डाले, और उन्होंने कहा कि अमित शाह ने गलत जानकारी जो है वो दी है। 2 आरोपियों को एनआईए ने नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस ने पकड़ा था, जबकि उन्होंने कहा कि तमाम जो आरोपी हैं उनको एनआईए ने गिरफ्तार किया था। देखिए, जो अमित शाह जी ने जो कहा और अशोक गहलोत जी का ट्वीट मैंने देखा, मुझे लगता है या तो अशोक जी उस बात को समझ नहीं पाए, या समझ कर भी नासमझ हो रहे हैं। पहला प्रश्न प्रदेश की कानून व्यवस्था का है कि ये मसला सीधे सीधे प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ा है, अशोक गहलोत जी से जुड़ा है, जो खुद गृह मंत्री भी हैं। गृह मंत्री के नाते उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि प्रदेश के लोगों को सुरक्षा दें। उल्टा कानून व्यवस्था बदतर होती चली गई। 9 लाख से ज्यादा मुकदमे, हत्याएं, बलात्कार, ये मैं नहीं कह रहा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है। तो पहला सवाल उठाया कानून व्यवस्था पर।
दूसरा सवाल था तुष्टीकरण पर, अपीजमेंट पर, क्योंकि ये सबने देखा है कि हिंदू नववर्ष पर जुलूस पर प्रतिबंध लगता है, रामनवमी पर प्रतिबंध लगता है, करौली होता है, भीलवाड़ा होता है, जोधपुर होता है, झालावाड़ होता है। तो जिस तरीके के अपीजमेंट के कारण, तुष्टीकरण के कारण यहाँ बहुसंख्यक लोगों की हत्याएं हुई, वो एक बड़ा प्रश्न था और ये भेद इन्होंने ही खड़ा किया। पीएफआई को स्पेस मिला यहाँ, और पीएफआई को स्पेस इसलिए मिला कि लगता था कि सरकार उनको संरक्षित कर रही है वोट बैंक की राजनीति के कारण। इसलिए कोटा में हिजाब के मामले में परमिशन देना और रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध, ये दोनों ही कंट्राडिक्टरी बातें थी जो प्रूव करती हैं कि ये सरकार, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के नाते, सरकार के नाते अपीजमेंट करते हैं। तीसरी बात, कन्हैयालाल की घटना होती है, उसमें जिस तरीके की लापरवाही थी, कन्हैयालाल ने पुलिस को इतला दी टाइम पर, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। उसका नतीजा ये हुआ कि अपराधियों के हौसले बुलंद हुए, उनकी गर्दन काट दी गई, अपराधी फरार हो गए। अपराधी पकड़े गए स्थानीय लोगों की जागरूकता के कारण कि वो अपराधियों को चारों तरफ से वहां के गांव के लोगों ने घेर लिया। पुलिस पहुंचती है, अच्छी बात है, पुलिस ने भी किया, मैं उसको डिस्करेज नहीं करता, लेकिन अपराधियों को जिस तरीके से तत्परता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस कार्रवाई के लिए एनआईए की एंट्री होती है, क्योंकि ये केवल सामान्य हत्या का मसला नहीं था, ये प्रदेश की सुरक्षा से, आतंकवाद से, पीएफआई से जुड़ा मसला था। और जिस तरीके की टेरर फंडिंग अरब से राजस्थान में होती है, वो राजस्थान के आगे के भविष्य के लिए भी एक चुनौती है, किस तरीके से राजस्थान में इस तरीके के एलिमेंट्स ने जगह बनाई। इसलिए एनआईए की एंट्री इसलिए होती है कि एनआईए ठीक तरीके से निरपेक्ष जांच करे, और एनआईए उस जांच के दौरान जो दोषी लोग हैं उनको सजा दिलवाने में एनआईए कारगर रूप से काम करे। इसके लिए जरूरी ये थी कि स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट से परमिशन लेके, हाईकोर्ट से तालमेल करके यहाँ एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करे, जिसमें जल्दी सुनवाई हो और ऐसे लोगों को जल्दी दोषियों को सजा मिले। ये सवाल उठाया था, लेकिन उन्होंने बात को इस तरीके से घुमाया सियासी तौर पर। फैक्ट यही था, लेकिन अपने पुअर डिफेंस के लिए, कमजोर डिफेंस के लिए ये सारी बातें कही गई। सत्यता यही है कि मैं जो कह रहा हूं अक्षरशः ए से लेकर जेड तक यही सत्य है। अशोक जी ने जो कहा उस पर राजस्थान की जनता भरोसा नहीं करती। बिल्कुल, तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी, प्रदेश पदाधिकारी यहाँ पर बनाए गए हैं, वे आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ आगे जाएंगे और पार्टी को एक बड़े बहुमत के साथ यहाँ पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह मंत्री अमित शाह पर दिए बयान को लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहां पर कहीं न कहीं एक जो गफलत है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कुछ गलतफहमियां हैं वो फैलाई जा रही है। कैमरा पर्सन मुकेश मीणा के साथ अरविंद पालावत, सच बेधड़क, जयपुर।